आपने लफ्ज़ सोज़िश को अक्सर सुना होगा, लेकिन ये असल में है क्या और ये कैसे होती है? सबको सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टा मॉनिटर तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत की सोज़िश और हाज़मे की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने मेरे हज़ारों मरीज़ों को उनकी अलामात हल करने में मदद दी है, कुछ को सिर्फ़ 6 हफ़्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको सोजिश के 3 बड़े रास्ते दिखाऊंगा जो आंतों की चिड़चिड़ाहट की अलामात को मजीद खराब करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सोजिश बायोकेमिकल सतह पर कैसे काम करती है और उन नुकसानदेह रास्तों से कैसे बचा जा सकता है ताकि सोजिश को तेजी से पलटा जा सके। ये मौजू थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप आखिर तक साथ रहें तो मैं कुछ अमली निकात भी बताऊंगा जिन्हें आप सोजिश से बचने और अलामात को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मवाद जो आप देखने वाले हैं बराह रास्त मेरी माइंड गट्टा मॉनिटर अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी आंतों की चिड़चिड़ाहट की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। इस कोर्स में हम कई इजाफी रास्तों का जायजा लेते हैं जो सोजिश को हल करने के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। अपनी कुछ और वीडियोस में मैंने जिक्र किया था कि आंतों की चिड़चिड़ाहट की सोजिश के 5 बड़े मुहर्रिकात हैं और उन 5 मुहर्रिकात में खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश शामिल हैं। और अगर आप इस मौजू पर पस मंज़र जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर ज़रूर नज़र डालें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो आंतों की चिड़चिड़ाहट के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब सोजिश के मौजू पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि सोजिश सिर्फ एक ही अमल है, हालांकि हकीकत में इसमें सैकड़ों कीमियाई रास्ते शामिल होते हैं। और अगर आपकी अलामात बहुत शदीद हैं तो मुमकिन है कि इनमें से कई रास्ते एक साथ मुतहर्रिक हों। ये जानना कि सोजिश को क्या चीज़ मुतहर्रिक करती है और ये कैसे काम करती है, आपको इस पर काबू पाने और इसे शुरू होने से रोकने में मदद दे सकता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप कम अज़ कम सोजिश की कुछ अहम अक़साम से वाकिफ़ हों। अब याद करें कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में क्या कहा था कि ज़्यादातर सोजिश आपकी आंतों से शुरू होती है। अब इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। इसलिए जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो जैसे कि आंतों की खराबी, तो आपको अपनी खुराक और हाजमे पर गौर करना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। अक्सर सोजिश आंतों से शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को भी ठीक करना होगा। तो इससे पहले कि हम सोजिश की 3 अक़साम पर बात करें, अगर आप वाकई आंतों को ठीक करने और IBS को बेहतर बनाने में संजीदा है और तेज़ी से नताइज चाहते हैं, तो मेरी तैयार करदा एक मुफ्त ट्रेनिंग ज़रूर देखें जिसमें मैं आपको वो ख़ास हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिनकी मदद से मेरे क्लाइंट्स ने 6 हफ्तों के अंदर कामयाबी हासिल की। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके IBS को रिवर्स करने के बारे में मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त गाइड भी शामिल है जिसमें मखसूस ग़िज़ाई तजावीज़ और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं। ऐसे लोगों की कहानियां जो बिल्कुल आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करके अब सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये केसेस इसलिए कीमती हैं कि आप देख सकेंगे कि असल लोग सोजिश से कैसे निपटते हैं और वो सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियां लाकर अपनी हालत को कैसे बेहतर बनाने में कामयाब हुए। ये ट्रेनिंग एक मुकम्मल और काबिल अमल मंसूबा फराहम करती है कि आप ये सब कुछ घर पर खुद कैसे कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए सोजिश की 3 अक़साम के बारे में बात करते हैं। मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी और इसमें बताया गया है कि मुदाफ़ती निज़ाम 3 तरीक़ों से कैसे मुतहर्रिक होता है। हिस्टामे का रास्ता शायद सबसे अहम रास्तों में से एक है जिसे जानना ज़रूरी है। यहाँ मेरे एक मरीज़ की मिसाल है जिसके जिस्म में कैंडिडा की ज़्यादती की वजह से ईज़िनोफ़िलिस की मिक़दार बहुत ज़्यादा थी। इसके हिस्टामे की सतह इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो अपनी जिल्द को हल्के से भी रगड़ता तो 30 सेकंड में इसकी जल्द गहरे चुकंदर की तरह सुर्ख हो जाती। इसे डर्माटोग्राफिया कहा जाता है और यह दरअसल छपाकी की एक किस्म है। बदकिस्मती से बहुत से लोगों को इस किस्म का हिस्टामे रद्द अमल हमेशा रहता है और उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता। मैं सिर्फ एक गलत फहमी को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर उन्हें एलर्जी है तो वो माहौल में किसी चीज़ से आ रही है, जैसे घास भूसा, पूल, गर्द, फफूंदी। अगरचे ये जज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म में ज़्यादातर हिस्टामे दरअसल आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के ज़रिए बनती है जो हिस्टिडे को हिस्टामे में तब्दील करते हैं। हिस्टिडे एक अमीनो एसिड है जो मखसूस किस्म के प्रोटीन में पाया जाता है। यह हिस्टामे में तब्दील हो जाता है जो जिस्म में एलर्जिक रद्द अमल को मुतहर्रिक करता है।
اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہسٹیڈے پر مشتمل غذاؤں اور ہسٹامین کو بڑھانے والی غذاؤں دونوں کو محدود کیا جائے۔ ان میں شلفش، مونگ پھلی اور اناج جیسی چیزیں شامل ہیں، لیکن سب سے بڑا محرک دراصل سادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، جیسے چینی، ڈبل روٹی، کریکرز، چپس، جوس، پاستا، ٹافیاں اور کچھ خاص قسم کے پھل۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تمام میٹھی غذائیں نقصان دہ بیکٹیریا کو خوراک فراہم کرتی ہیں اور کینڈیڈا کی زیادتی کو بڑھاتی ہے، جو کہ ایک قسم کا خمیر اور فنگس ہے۔ یہ نقصان دہ بیکٹیریا اور کینڈیڈا خون میں ہسٹامین کی بہت زیادہ مقدار پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں الرجی، تھکن، بدہضمی، خارش، چھپاکی، جسم میں درد اور ناک بہنا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہم اس علم کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ایک سادہ جواب یہ ہے: الف، نشاستہ دار غذائیں کم کھائیں، بے سبز پتوں والی سبزیاں اور زیادہ فائبر والی غذائیں زیادہ کھائیں۔ جیم، اپنی آنتوں کی صحت بہتر بنائیں باقاعدہ اجابت کے ذریعے دن میں 2 سے 4 بار۔ پروبائیوٹکس بھی دن میں 2 سے 4 بار لیں اور فاٹو نیوٹرینٹس استعمال کریں۔ دال، ان غذاؤں سے دور رہیں جن میں ہسٹیڈین زیادہ ہو، جو کہ ہسٹامین کا پیش خیمہ مالیکیول ہے۔ اب یہ بتانا مناسب ہوگا کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ آنتوں میں بیکٹیریا کی زیادتی یا کینڈیڈا کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک یا اینٹی فنگل لینا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو صرف دن میں 2 سے 4 بار اجابت کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے جی آئی سسٹم سے ناپسندیدہ جراثیم کو نکال سکیں۔ پھر آپ دن میں 2 سے 4 بار پروبائیوٹکس کے ذریعے سسٹم کو دوبارہ آباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی فنگس کی شاذ و نادر ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اینٹی بائیوٹک یا اینٹی فنگل لیتے ہیں تو بس یاد رکھیے کہ یہ صرف پہلے چند دنوں کے لیے ہی مؤثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی آئی ٹریکٹ دوبارہ بیکٹیریا اور کینڈیڈا سے بھر جاتا ہے، خاص طور پر اگر خوراک خراب ہو۔ ہسٹیڈے کے راستے کو خلاصہ کرتے ہوئے، خوراک میں ہسٹیڈے امینو ایسڈز ہوتے ہیں جو کچھ ایسی غذائیں کھانے پر ہسٹامین میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو نظام میں بیکٹیریا اور کینڈیڈا کی زیادتی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہسٹامین جو خون میں خارج ہوتی ہے، الرجی، ناک بہنا، گلے میں خراش، خارش، کھردری اور خشک جلد، دمہ سانس کی کمی، درد اور تھکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے اریکڈونک ایسڈ کا راستہ۔ تمام جانوروں کے خلیوں کی جھلی میں چکنائی اور کولیسٹرول ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں اریکڈونک ایسڈ اور سائٹوکائنز میں تبدیل ہو کر سوزش پیدا کرتے ہیں۔ کیا تمام جانوروں سے حاصل شدہ مصنوعات میں اریکڈونک ایسڈ ہوتا ہے؟ نہیں، صرف گوشت اور چکنائی والے دودھ کی مصنوعات میں۔ یاد رکھیں، اریکڈونک ایسڈ پروٹین کے حصے سے نہیں آتا۔ یہ خلیے کی دیوار میں موجود چکنائی اور کولیسٹرول سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈے کی سفیدی خالص پروٹین ہے، اس لیے اس میں اریکڈونک ایسڈ نہیں ہوتا۔ سمندری اور گائے کے کولیجن میں بھی اریکڈونک ایسڈ نہیں ہوتا۔ چکنائی سے پاک دہی اور بون بروت اس کی مزید مثالیں ہیں۔ لیکن سرخ گوشت جیسی چیزوں میں بہت زیادہ چکنائی اور کولیسٹرول ہوتا ہے، اس لیے اس میں اریکڈونک ایسڈ کی پیداوار خاص طور پر نقصان دہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سفید گوشت، مرغی اور مچھلی میں بھی خاصی مقدار میں یہ پایا جاتا ہے کیونکہ ان میں لپڈ کولیسٹرول موجود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے گوشت اور دودھ کی مصنوعات کا استعمال محدود کرنے سے سوزش میں بہتری آتی ہے۔ اب میں نمک کے راستے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب وہ زیادہ مقدار میں نمک کھاتے ہیں تو اگلے دن بہت زیادہ پھولا ہوا اور سوزش زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس وقت زیادہ نقصان دہ ہے جب آپ کو کوئی سوزشی بیماری ہو، کیونکہ نمک جسم میں درد کی مقدار بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ٹیبل سالٹ یعنی سوڈیم کلورائڈ سفید خون کے ایک خاص قسم کے خلیے کو فعال کرتا ہے جسے TH17 کہا جاتا ہے۔ یہ مدافعتی خلیے ایک راستہ فعال کرتے ہیں جسے SG-K1 کہا جاتا ہے، جو خود کار مدافعتی بیماری اور سوزش کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدافعتی، سوزشی یا ہاضمے کی بیماری ہے تو نمک سے مکمل طور پر پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ نمک بہت سی ایسی غذاؤں میں بھی شامل ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں۔ زیادہ تر پیک شدہ غذاؤں، میٹھے، بیکری کی اشیاء اور ساسز میں سوڈیم کی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ اور یہ بات مجھے واقعی حیران کن لگی۔ چکن میں بھی کافی مقدار میں سوڈیم ہوتا ہے کیونکہ اصل میں اس کے گوشت میں نمکین پانی انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار اس نمکین پانی کا وزن اصل گوشت کے وزن کا 30% تک ہوتا ہے۔ اس لیے توجہ دیں۔ آپ انجانے میں اپنی حالت کو مزید خراب کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کچھ ایسا کھا رہے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نمک نہیں ہے لیکن حقیقت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مناسب حد کیا ہے تو تعریفی طور پر بہت سے لوگوں نے 2 گرام یعنی 2000 ملی گرام بتائی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی زیادہ ہے۔ میرے خیال میں آپ 1 گرام سے بھی کم، یہاں تک کہ آدھا گرام یعنی 500 ملی گرام پر رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔
और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस्म के पास आम खाने से नमक निकालने के अपने तरीके मौजूद हैं। याद रखें, चंद सौ साल पहले तक जब गोश्त को महफूज करने के लिए नमक दरियाफ्त हुआ और नमक की तिजारत शुरू हुई, इंसानों ने कभी भी अपनी खुराक में नमक नहीं मिलाया था। ये भी सामने आया है कि बहुत सी सोजिश वाली और मुदाफ़ती बीमारियां उन ममालिक और इलाकों में ज़्यादा आम थी जहां लोग ज़्यादा मिकदार में नमक इस्तेमाल करते थे। TNF-अल्फ़ा और IL-6 मेरी राय में ये सबसे अहम में से एक है। जब भी जिस्म में सोजिश के लिए कोई महर्रिक होता है तो जिस्म के पास ये इंतखाब होता है कि वो इससे मुनासिब तरीके से निमटे गैर फ़ाल अंदाज में। अगर मुदाफ़ती निज़ाम ये फैसला करे कि वो गैर मददगार तरीके से रद्द अमल देगा तो जिस्म ऐसी सोजिश पैदा करेगा जो अपनी ही बाफ्तों पर हमला करेगी। IL-6 और TNF-अल्फ़ा सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जिन्हें आप खून में माप सकते हैं और ये पेश गोई करते हैं कि आया जिस्म गैर फ़ाल रद्द अमल देगा सेहतमंद रद्द अमल। दरहकीकत ये साइटोकाइनेस बहुत सी दायमी बीमारियों में शामिल हैं। IL-6 और TNF-अल्फ़ा को सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक करने वाली चीज़ों में से एक खुराक में चिकनाई है, ख़ास तौर पर जानवरों की चिकनाई, ख़ास तौर पर सुर्ख गोश्त में, लेकिन अमूमी तौर पर गोश्त में भी। मक्खन, दूध और पनीर भी मसला पैदा करते हैं। वो लोग जिनके IL-6 और TNF-अल्फ़ा की सतह सबसे कम होती है, वो फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट पर अमल करते हैं, जिसमें बहुत सारी सेहतमंद सब्जियां और सेहतमंद चिकनाइयाँ जैसे जैतून का तेल शामिल होती हैं। दीगर चीज़ें जो मुअस्सिर हैं उनमें वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना भी शामिल है। यहाँ एक और दिलचस्प तहकीक है जो ये जाहिर करती है कि अगर आप बिल्कुल सेहतमंद खुराक ना भी खाएं तो खुराक में फाइटोन्यूट्रिएंट्स और ख़ास तौर पर पॉलीफिनॉल्स की मिकदार बढ़ाने से आंतों में खुराक से पैदा होने वाले IL-6 की पैदावार कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पिपरोनी पिज़्ज़ा भी खा लें और उसके बाद कोई फाइटोन्यूट्रिएंट चाय पी लें तो ये चिकनाई के असरात को कम कर देती है, जैसे कि एक बचाव का तरीका हो। साथ ही मैं आपको यहाँ एक और कीमती बात बताने जा रहा हूँ। इन सतहों को कम करने के लिए आप जो सबसे आसान काम कर सकते हैं वो है विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना। पता चला है कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो IL-6 और TNF-अल्फ़ा की सतहें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये इन नज़रियात में से एक है कि ख़त इस्तिवा के करीब वाक़ ममालिक जैसे अफ्रीका, जहाँ लोगों को सूरज की रोशनी से विटामिन डी काफ़ी मिकदार में मिल जाता है, वहाँ बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ती रद्द अमल बेहतर क्यों होता है। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको किस किस्म की सोजिश का सामना करना पड़ा है और आपने इसके लिए क्या आजमाया है जो वाकई कारआमद रहा। नीचे कमेंट करें और अपनी राय से मुझे आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल की सपोर्ट करें, इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह ये हैं डॉक्टर चानो दी सॉरी माइट गट्टा मोनेट क्लिनिक के साथ और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।